वेलकम टू स्टडी पैराडाइज कोचिंग्स। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज हम इसका पॉलिटिकल साइंस पे पार्ट 2 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट की है जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, स्टेट चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनके ऊपर डिटेल में एनालिसिस इनके डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज का पहला एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 33। The administrative and operational control of the armed forces is exercised by। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल होता है आर्म फोर्सेस का विद इन कंट्री, पूरे देश के अंदर, वो किसके द्वारा जो है एक्सरसाइज किया जाता है। यानी जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में होता है। आम 3 तरह की आर्मी, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर जो सिंपल आर्मी है वो हो, तो उसका जो कंट्रोल किसके पास होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उनके हाथ में होता है और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चेयर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि एक स्टेट का मिनिस्टर है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या सेंट्रल मिनिस्ट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में क्या पोजीशन होती है, उसकी क्या रैंक, क्या स्थिति रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। देखिए जो एक स्टेट का मिनिस्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हो सकता है और होता भी है, बट वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता। देखिए कैबिनेट 2 तरह की होती है, एक होती है इनर यानी किचन कैबिनेट और एक होती है आउटर कैबिनेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनको मिनिस्ट्रियां मिलती हैं, जैसे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री है, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स में जो कैबिनेट जो है बांटी जाती है। एक तो इनर कैबिनेट होती है जो कि 3 से 4 मैन व्यक्ति होते हैं जो हर मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट में, जो हर स्थिति पे, हर सिचुएशन पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं। कोई भी एग्जीक्यूट करना हो, कोई न्यू बिल्स को इम्प्लीमेंट करना हो या फिर इंट्रोड्यूस करना हो, तो इन सब के रिलेटेड, या कोई इमरजेंसी में कोई कुछ पड़ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इनर कैबिनेट जो होती है वो उसका ही सारा सुझाव रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हो सकता है बट नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। तो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर हो सकता है बट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकता। 35 हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया। डिफेंस सर्विसेज को लेकर इंडिया के जितने भी डिफेंस सर्विसेज हैं, सुरक्षा प्रणाली से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, तो कौन डायरेक्टली रिस्पांसिबल होता है पार्लियामेंट में, यानी कि पार्लियामेंट को कौन जो है रिस्पांसिबिलिटी टेक ओवर करता है जितने भी डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया को लेकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर। देखिए हमने कहा कि जितने भी विद इन कंट्री डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड जितनी भी जो सर्विसेज हैं, ऑपरेशनल और फंक्शनल जो ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री संभालती है और डिफेंस मिनिस्ट्री को हैंड ओवर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर को। तो डिफेंस मिनिस्टर ही जो रिस्पांसिबल होता है पार्लियामेंट में किसी भी तरह के क्वेश्चंस को लेकर या किसी भी तरह के ऑपरेशन को लेकर, वो रिस्पांसिबल होता है, जवाब उसको देना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक re-election to his post। तो हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति हैं भारत के, कोई भी हो सकते हैं, कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट, कि वो अपनी पोस्ट के लिए कितनी बार री-इलेक्ट हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अभी इसका कोई कंफर्म यानी कि फिक्स नहीं है, तो वो कई बार जो है वो री-इलेक्ट हो सकते हैं सेम पोस्ट के लिए। 37 Who among the following has the power to form a new state within the Union of India। भारत के अंदर यानी कि विद इन यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है जिसमें 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। तो इनके साथ एक इंडिया जो है वो कंट्री फॉर्म हुई है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट था उसको यूनाइट करके पॉसिबल कराया है। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो, अगर देखिए अभी 28 स्टेट्स अगर पहले से ही हैं, अगर कोई एक नई स्टेट बड़ी स्टेट है उसको तोड़ के 2 स्टेट बनानी, उसकी जगह न्यू स्टेट को इमर्ज करना हो, बनाना हो, तो वो पावर किसके हाथ में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। देखिए ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो
इसके लिए बिलिंग करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट के बीच में। बट न्यू स्टेट को जो टोटल फाइनल फॉर्मुलेशन के लिए जो एक्सेंट देनी है, जो बनाना है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस चीज से रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं, तो कोई भी न्यू जो स्टेट है वो इमर्ज नहीं हो सकती, वजूद में नहीं आ सकती। तो ये पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 38, is the prime minister bound to advise the president on matters on which his advice is sought? क्वेश्चन है, इज द प्राइम मिनिस्टर वांट टू एडवाइज द प्रेसिडेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर जो हैं, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, क्या उन्हें हर बात पे जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए बॉन्ड होना होता है, या फिर ऑन मैटर्स, कोई भी मुद्दा हो सकता है, हर मुद्दे पे, या ऑन विच ही एडवाइस सॉर्ट हो, या फिर कुछ ही मुद्दों पर जो उनकी जो एडवाइस है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, उसको जब मशवरा मांगा जाए तभी देना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जहां तो फाइनल नहीं है लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यस। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो यस, वो बिल्कुल जी सही बात है कि वो बाउंड होते हैं वो हर एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और प्रेसिडेंट इंडिया जो है वो ऐसे फाइनल यानी इंडिविजुअल कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर बिलिंग करें या मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोई भी बिल, कोई भी न्यू डिसीजन जो है वो पहले डिस्कस किया जाता है, उसके बाद फाइनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा जाता है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बाउंड करते हैं एडवाइस ऑफ उसके, और इसके बाद वो सॉर्ट आउट करते हैं चीज को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यस। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ। क्वेश्चन है कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशिएट करता है, एज अ प्रेसिडेंट बन के अपना कार्य संभालते हैं, तो उनकी सैलरी किसकी सैलरी मिलती है? क्या उनको वाइस प्रेसिडेंट की ही सैलरी मिलती है या फिर एज अ प्रेसिडेंट सैलरी मिलती है? देखिए, अगर तत्काल या इमरजेंसी में कोई किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या ऑफिस में डेथ हो जाती है, या ऐसे अभी टेन्योर है उनका और उनमें डेथ हो जाती है, तो विद इन उसी दिन तो इलेक्शन होकर री इलेक्ट तो हो नहीं सकते। विद इन 6 मंथ जो है मिनिमम चाहिए, 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होगी। तो तब तक जो 6 मंथ तक जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है अगर किसी अनफॉर्चुनेटली, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। बट क्वेश्चन जहां ये कि क्या जब वाइस प्रेसिडेंट, जब चीफ जस्टिस जो है इन केस अगर प्रेसिडेंट ना हो और उनकी जगह पे एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट या फिर एज अ प्रेसिडेंट रोल प्ले कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, तो उनको सैलरी किसकी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की या प्रेसिडेंट की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। उनको सैलरी जो है वो प्रेसिडेंट की ही मिलेगी क्योंकि वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफिशिएट कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट की, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट? दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग जो है अटेंड कर सकते हैं? यानी कि यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्ट्री होती है उनकी मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, या फिर ऐसे मीटिंग्स होती हैं, तो उनकी मीटिंग्स में कौन से जो है मंत्री हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट? तो बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट की अपनी इच्छा होती है, अगर वो हाउस, दोनों हाउस की मीटिंग को, जो यूनाइट मीटिंग होती है, अगर बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। बट जहां क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को कौन अटेंड कर सकता है, हेडेड की बात नहीं कही जा रही, यहाँ अटेंड की बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वही यूनियन कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करवाते हैं। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि वो मिनिस्टर सेंट्रल तो हो सकते हैं बट यूनियन कैबिनेट का पार्ट, भाग नहीं हो सकते, उसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सिर्फ वही यूनियन कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। 41, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी? देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसके साथ साथ 24 न्यू सर्विसेज जो है वो विद इन कंट्री सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस? किसके पास जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक अथॉरिटी यानी संवैधानिक पावर होती है टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्सिंग नंबर ऑफ यूपीएससी, जो मेंबर, जितने कितने मेंबर होने चाहिए यूपीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने मेंबर होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, कैसे नियम बनाने चाहिए, कैसे उनको सिलेक्शंस और अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसके पास है? करेक्ट ऑप्शन है यूपी प्रेसिडेंट। देखिए, यूपीएससी हो गया, जितने भी ये जो कमीशंस हैं बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही
इनके चेयरमैन को वगैरह इनको अपॉइंट किया जाता है। तो यूपीएससी के अंदर कोई बदलाव लाना है, कोई चेंज लाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में फिक्सिंग करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर अथॉरिटी किसी के पास है वो प्रेसिडेंट के पास है। देखिए अगर किसी पार्लियामेंट के पास ये वाली अथॉरिटी हो तो वो मिसयूज करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जो है भले ही वो प्राइम मिनिस्टर के पास रियल है, बट फिर भी रियल एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आईएएस आईपीएस और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं यूपीएससी के या फिर स्टेट पीसीएस के, वही रहते हैं। तो ये यूपीएससी के पास ही पावर होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी यूपीएससी के हैं उनको प्रेसिडेंट ही कर पाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट निष्पक्ष रहते हैं, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। देखिए हमने पहले डिस्कस किया कि 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, एक अंडर आर्टिकल 352, 356 और 360। तो आर्टिकल जो है एक स्टेट इमरजेंसी है, एक नेशनल इमरजेंसी और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 जो है 360 के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, बट ये आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है और ईश्वर करे कि लगे भी नहीं, क्योंकि दैट्स अ वेरी ब्लैक स्पॉट अनवर पॉलिटिकल जो फील्ड है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल वे से एक ब्लैक स्पॉट कंसिडर किया जाता है। तो आर्टिकल 352 अगर इमरजेंसी इसके तहत डिक्लेयर करनी है स्टेट नेशनल इमरजेंसी, तो ये किसकी प्रेसिडेंट को जो है किसकी एडवाइस के बाद करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैबिनेट। देखिए कैबिनेट की पूरी एडवाइस होनी चाहिए, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर की भी। यहाँ सिर्फ कैबिनेट और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं चलेगा, जहाँ कैबिनेट हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो अगर ऑप्शन आता है कि कैबिनेट हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ वो होनी चाहिए, तो उसके बाद ही जाकर जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 43, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति में कौन प्रेसिडेंट के एक्ट करेगा, रोल करेगा भारत का, अगर ना तो प्रेसिडेंट हो और ना ही वाइस प्रेसिडेंट हो। तो हमने पहले डिस्कस किया है, अगर इन केस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई और वाइस प्रेसिडेंट की भी हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी जगह लेते हैं और वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट या फिर एज अ प्रेसिडेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। देखिए अगर कोई प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो इशूड की जाती है आर्टिकल 36 के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आर्टिकल 36 के द्वारा कोई इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, तो वो पार्लियामेंट को इशूड करनी पड़ेगी, अप्रूव करनी पड़ेगी विद इन कितने अवधि के दौरान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 2 मंथ। 2 मंथ के दौरान जो है ये अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि इमरजेंसी डिक्लेयर होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि इमरजेंसी हमेशा तब डिक्लेयर होती है जब कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो इनसफिशिएंट, इनकैपेबल हो जाए, वो सरकार चलाने से निकर जाए, यानी कि वो सरकार ना चला पा रही हो अच्छे से, और विद इन कंट्री जो है, जो एक्सटर्नल जो है वार फेयर की एक्टिविटीज हो, सिविल वार स्टार्ट होने वाली है, तो ऐसी केस में ही इमरजेंसी होती है, स्टेट या नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 45, द जूनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाई। तो जूनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल जो मिनिस्ट्री होती है, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो कैबिनेट हैं चाहे दूसरे हैं, तो उनको जो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है इंडिया के, बट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होनी चाहिए। तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर जैसे लिख के दे देते हैं वो प्रेसिडेंट को वैसे ही उनका चुनाव करना पड़ता है, और वो उस चीज से इनकार नहीं कर सकते इस कैबिनेट की सिलेक्शन के बीच में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द। देखिए प्रेसिडेंट हमेशा इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं, तब निर्धारित करते हैं और किसकी एडवाइस पे, जिनकी रिटन एडवाइस किसकी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमारे देश में जो है 1975 में जो है 1975 से लेकर 77 तक जो है इमरजेंसी रही है, जिसमें सबसे बड़ा कारण था कि इंदिरा गांधी जी ने लिख कर दिया था, तब प्रेसिडेंट को लिख कर दिया था कि मैं सरकार नहीं चला पा रही हूँ और विद इन कंट्री जो है सिविल वार होने का खतरा है और गवर्नमेंट हमारे कंट्रोल से, लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे
देश में जो है एमरजेंसी डिक्लेयर 1975 में हुई थी, 1977 तक रही थी। तो जिसके बीच में पूरे जितने भी मिनिस्टर्स थे जो जहां से जिनसे लगता था कि नेशनल लॉ एंड ऑर्डर में रुकावट बन रही है, तो उनको हाउस अरेस्ट और जेल में डाला गया था। जैसे जनता पार्टी जो है उनका जो 1977 में ही जेल से आया था, जयप्रकाश रेड्डी वगैरह, फिर नव निर्माण मूवमेंट, बिहार मूवमेंट हुए हैं, वही कारण रहे हैं सिविल वार विद इन कंट्री और इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के। तो ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, रिटर्न एडवाइस प्राइम मिनिस्टर लिख के दे देते हैं कि भाई देश के भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द जूनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। क्वेश्चन है कि जूनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, तो वो फॉरेन एक्टिविटीज यानी कि जितनी भी सॉवरेनिटी को लेकर, फॉरेन रिलेशंस को लेकर और मोनोपोली को तो छोड़कर ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन किस कंट्री के साथ बिल्ड करने हैं उनके रिस्पॉन्सिबल होगा। अलग अलग डिपार्टमेंटल जो अलग अलग पोर्टफोलियो संभालते हैं वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट सारे के सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली किस चीज की रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि बड़े अलग अलग भिन्न डिपार्टमेंट से हैं बट कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। करेक्ट ऑप्शन है हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो धारा 78 जो है 78 जो है संविधान की, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, डील्स विद वो किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट जो पावर है, ऑप्शन नंबर डी, के टू सेंड एडवाइजरी मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट जो है वो जब उनको लगे तो वो पार्लियामेंट के बीच में हो रही गतिविधि इस पर, लोकसभा राज्यसभा के बीच में हो रहे मुद्दों, इश्यूज पर, मामलों पर जो है वो एडवाइजरी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, जिनकी अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो सुझाव जो है वो रख सकते हैं। ये आर्टिकल 78 इस चीज के लिए परमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 49, the maximum duration for which the vice president may officiate as the president is। तो देखिए मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ना हो, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, या प्रेसिडेंट की इलेक्शन किसी वजह से ना हुई हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के तो जो है एक्स ऑफिशियो जो है वो काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 49, the maximum duration for which the vice president may officiate as the president। कि मैक्सिमम पीरियड जो है जिसमें प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशिएट करते हैं, उसका कितना है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 6 मंथ, यानी कि 6 महीने की अभी तक ही वो रह सकता है, उसके बाद न्यू और फ्रेश इलेक्शंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जो प्रेसिडेंट रूल होता है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, वो कितने पीरियड, कितनी अवधि तक ज्यादा से ज्यादा जो है वो रह सकता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 6 मंथ। देखिए जेएनके में तो अगर बात करें, जेएनके यूटी की पहले स्टेट थी फिर यूटी रही, तो जेएनके में गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल तो 1 ईयर में कम से कम 2 से 3 बार रहता ही रहता है। तो हमारी स्टेट जो है जेएनके जो थी वो इसी के लिए फेमस थी। अब यूटी बनने के बाद भी गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल धारा 144 ये हमेशा इंप्लीमेंट रहती है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ के गवर्नमेंट को लगता है कि जहाँ सिविल वार हो सकता है, एक्सटर्नल जो है टेररिज्म वगैरह इन चीजों से थ्रेट्स हैं, तो इसलिए जहाँ के सिविलियंस जो हैं वो किसके साथ हैं, लॉयल हैं या नहीं है, इस चीज के लेकर गवर्नमेंट हमेशा स्कैर्ड रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन who normally exercise his functions till a new governor is appointed। क्वेश्चन है कि जब स्टेट गवर्नर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन दे देते हैं, किसी भी राज्य के गवर्नर अगर मृत्यु हो जाए उनकी या फिर वो रिजाइन दे दें, तो who normally exercise his functions till a new governor is appointed, तो उनकी जगह पे नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट होने तक जो है कौन फंक्शन करता है, कौन रोल प्ले करता है, यानी कि उनका जो है वो चेयर कौन संभालता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि हमने कहा कि अगर इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो फिर उसकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट संभालते हैं पावर्स। वैसे ही स्टेट के अंदर जो है अगर गवर्नर ना हो
तो उनकी जगह पे जो है चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, वो उनके कार्य, उनके जो पावर्स, उनके फंक्शन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के, उसको संभालते हैं चेयर को। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कब लग सकती है? देखिए हमने पहले डिस्कस किया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है ये आर्टिकल 360 के तहत लगती है। धारा 360 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, बट ये हमारे देश में अभी तक कभी नहीं हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि लगती कब है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कब प्रोक्लेम होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज में बी रिड्यूस, कि जब धारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस होती हैं वो रिड्यूस कर दी जाती हैं, या तो फिर ही बंद कर दी जाती हैं जब तक इमरजेंसी रहती है। यानी कि इमरजेंसी लगती ही फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की वजह से। अगर देश में दिवालिया हो गया है, यानी कि देश का जो है पैसा सब डूब गया है, करेंसी जो है वो फेल हो गई है, तो दैट्स इन केस, उस स्थिति में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, यानी ट्रेजरी का खाली हो जाना, एम्प्टी हो जाना। तो फिर सैलरीज और अलाउंसेस तो यकीनी सी बात है, जेन्युइन सी बात है कि वो एम्प्लॉइज की रिड्यूस होंगी होंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, यानी कि फाइनेंशियल टोटल लॉस हो जाता है, स्टॉपेज हो जाता है। 54, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन को किसके द्वारा चुना जाता है? तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है गवर्नर ऑफ स्टेट को लेकर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ये बिल्कुल सही है कि जब भी प्रेसिडेंट जो है रूल स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्पोज किया जाता है तो वो गवर्नर की रिकमेंडेशन के बेस पे ही होता है। नेक्स्ट है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। यह भी करेक्ट है कि कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता स्टेट के लेजिस्लेचर में अगर गवर्नर की परमिशन ना हो तो, क्योंकि मनी बिल जो है सेंटर में जो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, तो स्टेट में जो है वो गवर्नर की परमिशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसका डी ऑप्शन है ही हैज द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ये भी करेक्ट है कि अगर कोई भी जो स्टेट के अंदर की जो लेजिस्लेचर होगा वो अगर सेशन में नहीं होगा, यानी कि हाउस इज नॉट इन सेशन, तो इन केस में जो है वो गवर्नर के पास पावर्स होती हैं ऑर्डिनेंसेस वगैरह, जो बिल्स हैं, जो एक्ट हैं, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, इशू कर सकते हैं सिंगल हैंडेड। तो इसके ऑल ऑफ द अबव ऊपर दिए गए सारे सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 56, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू। अगर प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन करना चाहे अपने दफ्तर से, ऑफिस से, अपने कार्य से, तो ही मे डू सो बाय राइटिंग टू, उनको किसको अपना रेजिग्नेशन देना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट को, और अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 57, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज ए सॉर्ट, क्या प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट को, वो इज एडवाइज जो बाउंड टू एडवाइज ए सॉर्ट होती है? तो इसका यस हमने पहले डिस्कस किया, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यस। क्वेश्चन नंबर 58, द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, जो 5-year टर्म होता है प्रेसिडेंट का, जो भी अपना उनका कार्य 5 साल के लिए, वो किसके बेस पे और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे की जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है डे ही एज्यूम्स चार्ज। तो जिस दिन प्रेसिडेंट जो है वो चार्ज लेते हैं तो वहां से आगे जो है डेज कैलकुलेट किए जाते हैं उनके पूरे के पूरे 5 years का। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है किसी भी काउंसिल ऑफ स्टेट में कौन होते हैं, किसको कहा जाता है? देखिए एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जब एक व्यक्ति जो है एक समय पर 2 जॉब कर रहा हो, यानी कि 2 पोस्टें संभाल रहा हो, 2 जगह पे अपनी ड्यूटीज जो है वो कार्यरत हो, तो ऐसी स्थिति में एक टर्म है एक्स ऑफिशियो। तो हमारे भारत में जो है ऐसे तो चीफ मिनिस्टर भी जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, बट एक जो है मेंबर हमारा जो भारत के एक सिटीजन जो एक ऐसा होता है जो एक साथ 2 पोस्ट पे रहता है, तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, और साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट की अपनी खुद की पोस्ट पे भी होते हैं। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो इसलिए वाइस काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, तो
राज्यसभा के चेयरमैन होने के साथ साथ वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, यानी एक्स ऑफिशियो है, दो जॉब एक साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमulgated ऑन एनी स्टेट इन इंडिया? भारत में किस धारा के अनुसार जो है संविधान में प्रेसिडेंट रूल को प्रोमulgate किया जाता है, यानी कि लागू किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 356। 356 आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल जो है प्रोमulgate किया जाता है किसी भी स्टेट पे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 61, एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। प्रेसिडेंट रूल जो है एक समय पर जब लागू किया जाता है तो कितने अवधि के लिए मैक्सिमम पीरियड, यानी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम पीरियड कितने किया जा सकता है? ऐसे तो देखिए मिनिमम 6 मंथ के लिए होता ही होता है, लेकिन फिर भी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर, यानी कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जा सकता है। 62, द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज। भारत में जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्लानिंग कमीशन जो अभी मार्च 1950 में बना था, बट अभी 2015 में जाकर 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तब भी और अभी भी। इसके वाइस चेयरमैन और सीईओ जो है वो भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस विच इज टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन। जब पार्लियामेंट अगर सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रोमulgate करते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, लागू करते हैं, जो रेटिफाई किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा विद इन कितनी अवधि के दौरान? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 वीक्स फ्रॉम द असेंबली ऑफ पार्लियामेंट। जब भी अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं है तो जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो उस वक्त 6 हफ्ते के, यानी कि 6 सप्ताह के बीच में 6 वीक्स के विद इन जो है उनको इस चीज को रेटिफाइड करना होगा। पार्लियामेंट को वो बिल प्रेसिडेंट का जो है वो रेटिफाइड करना ही करना होगा। 64, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं, चुने जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। तो कंप्राइजिंग ऑफ उसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, और साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड? अगर प्रेसिडेंट जो ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगर वो फॉल्स हो जाते हैं, यानी कि रह जाते हैं, तो वैकेंट हो जाते हैं या फिर किसी कारण, तो कितने नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा? तो विद इन 6 मंथ। तो ये थे 65 क्वेश्चंस।